हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। इस वीडियो में हम देखेंगे एयर फोर्स रैंक्स इन इंडिया। एक वीडियो मैंने बनाया था आर्मी रैंक्स इन इंडिया, उसमें पूरा बताया था। वैसे ही इसमें हम देखेंगे एयर फोर्स रैंक्स इन इंडिया की जितनी भी रैंक का स्ट्रक्चर होता है, मतलब कैसे कोई भी कैंडिडेट ज्वाइन करता है, कहाँ से और वो कहाँ तक पहुंच सकता है, और उसके अलावा जो सैलरी स्ट्रक्चर है इंडियन एयरफोर्स में। तो पूरा इंडियन एयरफोर्स का रैंक्स इन इंडिया और जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो देखेंगे हम इसमें। और भी कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो इंडियन एयरफोर्स का रैंक स्ट्रक्चर है, ये किस पे बेस है? रॉयल एयरफोर्स, यानी कि जो इंग्लैंड का रॉयल एयरफोर्स है उस पे बेस्ड है हमारा। वैसे भी ब्रिटेन ने हमारे ऊपर 300 साल के करीब रूल किया है, तो इसीलिए जो भी इंडियन आर्म फोर्सेस के जितने भी जो रैंक स्ट्रक्चर है या फिर सैलरी स्ट्रक्चर है, ये सब कुछ ज्यादातर ये ब्रिटिश फॉर्मेट में ये हम लोगों ने लिया हुआ है, अडॉप्ट किया हुआ है। जैसे इंडिया का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जो इंडिया का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो इंडिया का आर्म फोर्स सिस्टम है, सब कुछ मतलब ब्रिटिशर्स की लाइन पे ही है। फिर इंडियन एयरफोर्स ये फोर्थ लार्जेस्ट एयरफोर्स है पूरे दुनिया में। और इंडियन एयरफोर्स अब काफी टेक्निकल हो गई है और स्पेशलाइज्ड फाइटिंग फोर्स हो गई है। फिर दूसरी बात ये कि इंडियन एयरफोर्स का मोटो क्या है, तो ये देखिए लिखा हुआ है, द टच द स्काई विद ग्लोरी। ये जो इंडियन एयरफोर्स का मोटो है, इसका मतलब इसका ये लिया गया है गीता के 11 चैप्टर से। और मोटो क्या है? टच द स्काई विद ग्लोरी। फिर उसके बाद देखिए इंडियन एयरफोर्स में आप कैसे जा सकते हैं, या तो 10+2 के बाद, या इंजीनियरिंग के बाद, या फिर कोई नॉर्मल ग्रेजुएट। इंजीनियरिंग मतलब बीटेक, वो भी एक ग्रेजुएशन माना जाता है, या फिर नॉर्मल ग्रेजुएट, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट। तो इतने सारे ऑप्शन होते हैं आपके पास। देखिए 10+2 के बाद एक एग्जाम होता है, एनडीए एग्जाम होता है, तो वो साल में 2 बार होता है। वो आप जानते ही होंगे, 16.5 से 19.5 साल उसकी उम्र होती है। और इसमें या तो आप इसके बाद जा सकते हैं, और फाइनली इसमें फिर 3 साल के लिए ग्रेजुएशन कराई जाती है। और फिर ये यूपीएससी कंडक्ट कराता है। और या इसके बाद या तो फिर आप डायरेक्ट अगर ग्रेजुएशन कहीं और से करें, और या फिर इंजीनियरिंग बीटेक किया हो तब भी आप जा सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी जा सकते हैं। ये पूरी इन्फॉर्मेशन देखिए, कैरियर वाइज क्या एलिजिबिलिटी टर्म्स हैं, क्या कितनी एज होनी चाहिए, सब कुछ इसमें इंडियन एयरफोर्स की साइट पे दिया हुआ है, आप इससे देख सकते हैं। हम इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे सिर्फ। अब इसमें इंडियन एयरफोर्स की देखिए हाईएस्ट जो रैंक अटेन की जा सकती है इंडियन एयरफोर्स में, वो होती है मार्शल की। इसी के इक्विवेलेंट अगर आप इंडियन आर्मी में देखेंगे तो वो होती है फील्ड मार्शल की रैंक। और वो अभी तक सिर्फ 2 लोगों ने की है। एक है मिस्टर के एन करियप्पा, और एक का नाम आप बताइए कमेंट करके। तो ये एक्सेप्शनल सर्विस के लिए दी जाती है, जो मार्शल रैंक होती है इंडियन एयरफोर्स में, एक्सेप्शनल सर्विस ड्यूरिंग वॉर टाइम। सिर्फ एक इंडियन को मिली है अभी तक ये मार्शल की रैंक। उनका नाम है अर्जन सिंह। अर्जन सिंह सिर्फ अभी तक इंडिया के मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स बने हैं। और ये मार्शल की जो एयरफोर्स की रैंक होती है 5 स्टार रैंक होती है, ऑनररी वॉर टाइम रैंक होती है, मतलब एक्सेप्शनल सर्विस अगर किसी ने की हो सिर्फ उसको मिलती है। सिर्फ अर्जन सिंह जी को मिली है अभी तक। और वैसे अगर आप देखें तो इंडियन एयरफोर्स के जो जो हेड होते हैं, वो होते हैं चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, उनको बोला जाता है। और वो उनकी जो रैंक होती है वो एयर चीफ मार्शल होती है। यानी कि जो मार्शल के बाद एक रैंक नीचे होते हैं एयर चीफ मार्शल। तो यहाँ तक जो भी पहुंच जाता है उसको बना दिया जाता है इंडियन एयरफोर्स का चीफ, या फिर उसको चीफ ऑफ द एयर स्टाफ बोलते हैं। इस समय जो एयर मार्शल बीएस धनोआ है, नए इंडियन एयरफोर्स के चीफ, अभी जस्ट न्यू ईयर 2017 में उनको बनाया गया है। फिर ये देखिए कोई भी अगर कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है इसमें, फिर उसको ट्रेनिंग करनी पड़ती है। कमीशन ऑफिसर के लिए जो एनडीए होता है एग्जाम, फिर उसके सीडीएस भी होता है, तो उससे भी आते हैं लोग। तो एनडीए में जब होते हैं तो उनकी ट्रेनिंग हो जाती है पूरी, और फिर उनको कमीशन ऑफिसर बनाया जाता है। देखिए जो स्टार्टिंग रैंक होती है इनकी, वो होती है फ्लाइंग ऑफिसर की। मतलब ओवरऑल इसके लिए ग्रेजुएशन जरूरी है। अगर आप 10+2 के बाद जाएंगे तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 3 साल की ट्रेनिंग कराएगी, वो ग्रेजुएट बनाएगी। और या फिर आप अगर आप ग्रेजुएट पहले से ही हैं, या फिर इंजीनियरिंग डिग्री, तो भी आप डायरेक्टली ये निकलती रहती है इनकी वैकेंसी। 26 साल तक एज मांगते हैं जनरली। फ्लाइंग ऑफिसर के इसमें जा सकते हैं आप। तो ये है। और चलिए अब देखिए 2 टाइप की रैंक होती है। एक होती है कमीशन रैंक। ये ऐसे ही जितनी भी आर्म फोर्सेज हैं, जैसे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तीनों में कमीशन रैंक भी होती हैं और नॉन कमीशन भी होती हैं। अगर कमीशन रैंक की बात करें तो ये ग्रेजुएट होने के बाद ये बनते हैं। तो सबसे पहले बनते हैं स्टार्ट में फ्लाइंग ऑफिसर। उसमें देखिए शोल्डर में ये पट्टी लगी होती है, और स्लीव में ये होता है। तो ये फिर ये बढ़ता जाता है धीरे धीरे।
फिर फ्लाइट लेफ्टिनेंट बन जाते हैं, फ्लाइंग ऑफिसर से प्रमोट होके फिर स्क्वाड्रन लीडर बन जाते हैं। तो देखिए ये यहाँ पे स्लीव में 3 ये हो गए हैं और यहाँ पे ये ज़्यादा हो गए हैं। फिर विंग कमांडर में और ज़्यादा ये बढ़ते जाते हैं। फिर उसके बाद ग्रुप कैप्टन बनते हैं, फिर एयर कमोडोर बनते हैं, फिर एयर वाइस मार्शल बनते हैं, फिर एयर मार्शल, उसके बाद एयर चीफ मार्शल बनते हैं, और फाइनली अगर हाईएस्ट रैंक कोई इंडियन एयरफोर्स में अचीव कर सकता है तो वो है मार्शल, और वो सिर्फ एक इंडियन ने की है, उनका नाम है अर्जन सिंह। तो ये जो नंबर 1 की रैंक है ये सिर्फ एक इंडियन ने की है, और ये जब कोई भी एयरफोर्स का जो एयरफोर्स में लोग होते हैं वो अगर एयर चीफ मार्शल तक पहुंच जाते हैं तब उनको बना दिया जाता है चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, यानी कि इंडियन एयरफोर्स के हेड। तो ये हो गई कमीशन रैंक ऑफ एयरफोर्स। ये वही दिया हुआ है, देखिए फ्लाइंग ऑफिसर से चालू करता है, फ्लाइंग ऑफिसर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, स्क्वाड्रन लीडर, विंग कमांडर, ग्रुप कैप्टन, एयर कमोडोर, एयर वाइस मार्शल, एयर मार्शल, एयर चीफ मार्शल, और फाइनली मार्शल ऑफ द एयरफोर्स। और अगर आप देखें नॉन कमीशन भी कुछ रैंक होती हैं, या जूनियर जो कमीशन ऑफिसर होते हैं, जूनियर कमीशन ऑफिसर और नॉन कमीशन रैंक को अगर आप देखें तो ये होती है एयरक्राफ्ट मैन से चालू होती है, लीडिंग एयरक्राफ्ट मैन, फिर कॉर्पोरल, फिर सर्जेंट, फिर ये जूनियर वारंट ऑफिसर बनता है, फिर वारंट ऑफिसर, और फिर मास्टर वारंट। तो ये है कुछ कमीशन रैंक और नॉन कमीशन रैंक। देखिए अगर आप सैंपल के रूप में देखें तो ये जो फ्लाइंग ऑफिसर होता है जब ग्रेजुएट होके स्टार्टिंग में एयरफोर्स में ज्वाइन करता है वो, तो उसका स्टाइपेंड होता है 21,000 करीबन, और फिर उसके बाद फाइनली जब उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तब उसको 3 जगह पोस्टिंग मिल सकती है, या तो फ्लाइंग ब्रांच में, या फिर टेक्निकल ब्रांच में, या फिर ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच में। और ये है उसकी सैलरी लिखी हुई है, फ्लाइंग ब्रांच की करीबन 80,000 है, टेक्निकल ब्रांच की है 71,000, और ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच की 68,000। उसमें और भी एयरफोर्स में एग्जाम होते हैं, जैसे टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के जो नॉन कमीशन्ड ऑफिसर होते हैं वो भी धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। तो ये सब इसमें दिया हुआ है, और बाकी इंडियन एयरफोर्स में जितनी भी रैंक है उनकी क्या सैलरी स्ट्रक्चर है वो साइट पे दिया हुआ है इंडियन एयरफोर्स की। आप इसमें देख सकते हैं जाके पूरा ट्रेनिंग कैसे होती है, पे और बेनिफिट क्या क्या है, बाकी मिसलेनियस और सिलेक्शन कैसे होता है, लाइफ के में क्या क्या है, ये सब कुछ इस साइट पे दिया हुआ है पूरा। अगर इसमें करा जाता तो वीडियो काफी लंबा हो सकता था। आप इसमें देख लीजिए, एक जो मेन मेन पॉइंट है वो मैंने बता दिया, और इसमें आप देखिए इंडियन आर्मी में सिर्फ अभी तक 2 फील्ड मार्शल हुए हैं, और एयरफोर्स में सिर्फ एक मार्शल हुआ है। तो इन दोनों के इन जो 3 जो इंपॉर्टेंट पर्सन है इनके नाम आप जरूर याद रखिए, और कमेंट में जरूर लिख के बताइए। और कोई अगर और आपको गलत चीज लग रही हो या फिर कोई इंक्वायरी हो तो कमेंट में करके बताइए, आपस में डिस्कस करिए, जो चीज हमको आती होगी हम आपको उसमें कर देंगे अपडेट, और बाकी कई सारे लोग हैं उनको भी कई सारी नॉलेज होती है तो वो भी अपडेट कर देंगे। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर।